Hello, students, viewers, and listeners. Myself, Dr. Shiv Harsh Singh, and today I have come before you with a lecture on a very important feminist issue of sex gender dichotomy. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष एक प्रमुख नारीवादी मुद्दे सेक्स जेंडर विभेद पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आप सभी को प्रारंभ में ही दो बातें बता देना चाहता हूं कि सेक्स और जेंडर की अवधारणाएं एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। यह एक बात है और दूसरी बात यह है कि सेक्स और जेंडर इन दोनों ही शब्दों का हिंदी अनुवाद लिंग ही है। अतः मैं अपने व्याख्यान के दौरान सेक्स और जेंडर शब्दों का ही प्रयोग करूंगा, अन्यथा व्याख्यान में अस्पष्टता होगी और अनेक जगहों पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। Well, students and viewers, sex refers to a set of biological attributes in humans and animals. It is primarily associated with the physical and physiological features, including the reproductive and sexual anatomy. In short, sex refers to the biological differences between males and females. These differences are natural and therefore unalterable. The most important sex differences between a male and female are those that are linked with the reproduction and sexual process. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, सेक्स का संबंध मनुष्य एवं पशुओं में उपलब्ध जीव वैज्ञानिक गुणधर्मों से है। सेक्स मुख्यतः शारीरिक और शरीर के भीतर संपन्न होने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं तथा यौन संबंधी, यौन प्रक्रिया संबंधी और प्रजनन संबंधी शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट से संबंधित होता है। संक्षेप में कहें तो सेक्स का संबंध पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य जीव वैज्ञानिक भेदों से है। ये लैंगिक भेद प्राकृतिक होते हैं, अतः अपरिवर्तनीय हैं। एक पुरुष तथा महिला के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख लैंगिक भेद हैं, उनका संबंध प्रजनन और जननांगों तथा मैथुनिक अथवा यौन प्रक्रिया से है। As against this, gender refers to the socially constructed roles, behaviors, expressions, and identities of men and women, boys and girls. Gender includes the roles, norms, behaviors, and relations with each other which are associated with being a woman or a man. And gender, in fact, is a cultural terminology. Gender is a cultural term. And in short, gender refers to the different roles that society ascribes to men and women. जेंडर का संबंध पुरुषों तथा महिलाओं की समाज द्वारा संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, अभिव्यक्तियों और अभिज्ञानों से होता है। जेंडर के अंतर्गत वे भूमिकाएं, मानक अथवा आदर्श, व्यवहार
और एक दूसरे के साथ बनाए गए रिश्ते सम्मिलित होते हैं जो महिला या पुरुष होने से संबंध रखते हैं। संक्षेप में कहें तो जेंडर सांस्कृतिक शब्दावली है और जेंडर का संबंध उन विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं से है जो समाज पुरुषों तथा महिलाओं पर मढ़ देता है। The gender is expressed by individuals and groups through the roles that they take on, the expectations placed on them, and the relations they make with others. व्यक्ति और व्यक्ति समूह जेंडर का अभिव्यक्तिकरण या जेंडर की अभिव्यक्ति उन भूमिकाओं के माध्यम से करते हैं जो वे समाज में धारण करते हैं, अथवा व्यक्ति और व्यक्ति समूह जेंडर की अभिव्यक्ति समाज द्वारा पुरुषों तथा महिलाओं से की गई उम्मीदों, आशाओं तथा प्रत्याशाओं के माध्यम से भी होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं, इनके माध्यम से भी जेंडर की अभिव्यक्ति होती है। In fact, gender influences how people perceive themselves and each other, how they act and interact, and the distribution of power and resources in society. वस्तुतः जेंडर इन बातों को प्रभावित करता है कि लोग कैसे स्वयं का अनुबोधन करते हैं, अर्थात लोग स्वयं को कैसे समझते हैं, महसूस करते हैं, कैसे स्वयं का अवबोधन करते हैं, और वे कैसे एक दूसरे का अवबोधन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और महसूस करते हैं। सेक्स नहीं बल्कि जेंडर एक दूसरे के मध्य होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, इसको भी प्रभावित करता है, और जेंडर समाज में शक्ति एवं संसाधनों के आवंटन या वितरण को भी प्रभावित करता है। Students and viewers, as far as the perception of sex and gender is concerned, the feminists perceive sex as others perceive sex, because sex is biological, scientific, objective. But feminists believe that, like a social class, race, or religion, gender is a politically significant social cleavage. जहाँ तक सेक्स के अवबोधन की बात है, तो नारीवादी सेक्स का अवबोधन उसी प्रकार करते हैं जैसे कि अन्य लोग सेक्स का अवबोधन करते हैं, क्योंकि सेक्स जीववैज्ञानिक है, प्राकृतिक है, वस्तुनिष्ठ या वस्तुपरक है। परंतु नारीवादियों का मानना है कि एक सामाजिक वर्ग, नस्ल अथवा धर्म की भांति जेंडर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक सामाजिक विभाजन है। The most important anti-feminist argument, which is often associated with the conservatives, is that the gender divisions of society are natural. In short, biology is destiny. जो सबसे महत्वपूर्ण नारीवाद विरोधी दृष्टिकोण या विचार है, जो प्रायः अनुदारवादियों से संबंधित किया जाता है, कंजर्वेटिव्स से संबंधित किया जाता है,
वह यह है कि अनुदारवादी यह मानते हैं कि समाज का जेंडर विभाजन प्राकृतिक है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जैविकी ही नियति है, बायोलॉजी इज डेस्टिनी। द फेमिनिस्ट्स हैव challenged this view of biology is destiny. They say that the biological facts of women in no way hinder them or make them less competent for those kinds of roles which are assumed by मेल्स आर मेन इन सोसाइटी। नारीवादियों का यह तर्क है कि जो जीव वैज्ञानिक तथ्य हैं महिलाओं के, वे किसी भी प्रकार से महिलाओं को समाज में अलाभ की स्थिति में या हानि की स्थिति में या असुविधाजनक स्थिति में नहीं रखते। वे किसी भी प्रकार से महिलाओं को उन भूमिकाओं को निभाने से अयोग्य नहीं बनाते जो कि पुरुष निभाते हैं। अर्थात वे भूमिकाएं जो समाज द्वारा पुरुषों को दी गई हैं, पुरुषों पर आरोपित की गई हैं, या वे भूमिकाएं जो समाज में पुरुष निभाता है, उन भूमिकाओं को निभाने में, अदा करने में महिलाएं किसी भी प्रकार से अक्षम नहीं होती अपने जीव वैज्ञानिक गुणों और जीव वैज्ञानिक बनावट के कारण, जीव वैज्ञानिक तथ्यों के कारण। According to feminists, women are equally competent and they can discharge all the roles that are discharged by males in society, or the roles which are ascribed to males in society. Females can also with equal competence can discharge these roles, can play these roles. And feminists say that women may be mothers, but they need not to accept the responsibilities of motherhood, the responsibilities of raising the children, educating them, and thereby confining themselves to the home and hearth and family. नारीवादी ये मानते हैं या तर्क देते हैं कि स्त्रियां, नारियां, महिलाएं माँ हो सकती हैं। प्रकृति ने नारियों को ही, महिलाओं को ही माँ बनने के योग्य बनाया है। प्रकृति ने नारियों का, स्त्रियों का, महिलाओं का सृजन इस ढंग से किया है कि केवल वे ही माँ बन सकती हैं, वे ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। परंतु बच्चों को जन्म देने के पश्चात यह ज़रूरी नहीं है कि वे बच्चों का लालन पालन करने, पालन पोषण करने, उनकी प्रारंभिक तरबियत और तालीम तथा शिक्षा की जिम्मेदारियां निभाएं और इस प्रकार से स्वयं को घर, परिवार और चूल्हे तक सीमित रखें। बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसका पालन पोषण करने, उसकी तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी पुरुषों द्वारा भी पूरी योग्यता के साथ निभाई जा सकती है। Hence, feminists say that the link between child bearing and child rearing is cultural rather than biological. नारीवादियों का यह तर्क है कि चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड रियरिंग के बीच की जो कड़ी है वह सांस्कृतिक है, जीव वैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि चाइल्ड रियरिंग का कार्य पुरुष भी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ करने में समर्थ है और वह कर सकता है, उसे करना चाहिए। इसलिए यह नारीवादियों का बहुत ही सशक्त तर्क है कि द लिंक बिटवीन चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रियरिंग इज अ कल्चरल वन रादर देन अ बायोलॉजिकल वन।
and hence feminists have challenged the notion of biology's destiny. नारीवादियों का कहना है कि जो जीव विज्ञान ही नियति है, यह विचार सत्य नहीं है। नारीवादी बायोलॉजी इज डेस्टिनी के नोशन को खारिज करते हैं, वे इसे चुनौती देते हैं। फेमिनिस्ट चैलेंज द नोशन ऑफ बायोलॉजी इज डेस्टिनी। उनका ये कहना है कि जितनी प्रकार की भूमिकाएं समाज पुरुषों पर आरोपित करता है, वे सारी भूमिकाएं नारियां भी, स्त्रियां भी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ निभा सकती हैं, तथा बच्चा पैदा करने के अतिरिक्त अन्य सभी वे भूमिकाएं जो समाज महिलाओं पर आरोपित करता है, उनका निर्वाह पुरुष बखूबी कर सकते हैं। इसलिए नारीवादी बायोलॉजी इज डेस्टिनी के विचार को खारिज करते हैं। उनका यह कहना है कि समाज ने तमाम सारे कार्यों पर, भूमिकाओं पर और अभिव्यक्तियों पर, आदर्शों पर यह ठप्पा लगा रखा है कि ये पुरुष सुलभ हैं और ये नारी सुलभ हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सभी प्रकार की वे भूमिकाएं जो गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने के अतिरिक्त हैं, वे सब पुरुषों और नारियों द्वारा बराबर की योग्यता के साथ और बहुत अच्छे ढंग से, बराबर की सुयोग्यता के साथ निभाई जा सकती। Hence, the biology is destiny is not a correct notion. Feminists challenge this notion of biology is destiny. Therefore, students and viewers, up to now, this must be very clear that sex is biology and gender is sociology. Sex is natural and gender is cultural. Sex is nature, gender is nurture. इस व्याख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेक्स जीव वैज्ञानिक है, परंतु जेंडर समाज वैज्ञानिक है। सेक्स अगर जीव विज्ञान है तो जेंडर समाज विज्ञान है। सेक्स जैविकी है तो जेंडर सामाजिकी है, या यूँ कहें कि सेक्स जीव शास्त्र है तो जेंडर समाज शास्त्र है। सेक्स प्राकृतिक है और जेंडर सांस्कृतिक है। सेक्स प्रकृति है, प्रकृति निर्मित है, और जेंडर वह पालन पोषण और तरबियत तथा तालीम की परिणति है। समाज जन्म से ही अगर पुरुषों तथा महिलाओं को एक ही ढंग से प्रशिक्षित करे, उनके लिए अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं न गढ़े, तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही समाज में सब तरह की भूमिकाएं एक ढंग से, बराबर क्षमता से निभाएंगे और वो निभाने में सक्षम होंगे। Hence, to conclude this lecture, we can use the words of Kamla Bhasin that sex is our biological definition, whereas gender is our socio-cultural definition. सेक्स हमारी जीव वैज्ञानिक परिभाषा है, जबकि जेंडर हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिभाषा है। अब अगर हम कुछ उदाहरण
लेकर सेक्स और जेंडर के विभेद को समझें। समाज में जो व्यवहार हम देखते हैं और व्यावहारिक जीवन में कुछ ऐसे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं जिनमें जेंडरीकरण, जेंडराइजेशन प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है, झलकता है। जैसे कि अगर कोई पुरुष भावुक होता है, भावुक होकर रोता है अपने कमज़ोर पलों में, तो लोग कहते हैं क्या औरतों की तरह रो रहे हो। अर्थात रोने का काम केवल औरतों को सौंपा गया है, वह नारी सुलभ कार्य है। केवल नारी ही संवेदनशील हो सकती है, भावुक हो सकती है, कमज़ोर हृदय वाली हो सकती है और रो सकती है। इसी प्रकार जब कोई पुरुष या मर्द किसी साहसिक कार्य को करने से कतराता है, कोई जोखिम भरा कार्य करने से हिचकता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि क्या तुमने चूड़ियाँ पहन रखी। अर्थात चूड़ियाँ पहनने वाली औरत कमज़ोर होती है, वह साहसिक कार्य, जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकती। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है जो शेक्सपियरन प्ले मैकबेथ से है। जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने से हिचकिचाता है तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ऐसा करो, तुम मेरी चूड़ियाँ पहन लो, एंड गिव द डैगर टू मी, कटार मुझे दे दो। तो ये समाज की संस्कृति है कि चूड़ियाँ पहनने वाली औरत कमज़ोर होती है, और जब पुरुष को कमज़ोर कहा जाता है तो उसे चूड़ियाँ पहनने की बात कही जाती है। जबकि हकीकत यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही समाज की हर प्रकार की भूमिका को निभाने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। महिलाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं होती किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने में। एक उदाहरण प्लेटो की रिपब्लिक से याद आता है। प्लेटो writes in Republic that males and females are equally competent to become guards। अर्थात गार्जियन क्लास में जाने के लिए, संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए पुरुष और महिलाएं बराबर की योग्यता रखती हैं, दोनों समान रूप से सुयोग्य हैं। And together with this, students, there is another thing that we must remember that is noteworthy, that our language is also genderized, and language also has a gender bias। हमारी भाषा भी जेंडराइज्ड है और भाषा में जेंडर बायस भी है। लेकिन इस जेंडर बायस और भाषा के जेंडरीकरण की बात करने से पूर्व एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो याद आ गया है वह यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हुई हैं और वे फ्रेंच रेडिकल फेमिनिस्ट सिमोन द बुआ की समकालीन भारतीय कवयित्री रही हैं। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात अगर झांसी की रानी जो कि एक महिला है वह लड़ी तो वह मर्दानी हो गई, क्योंकि लड़ने का कार्य, जंग करने का कार्य, युद्ध करने का कार्य वह पुरुष सुलभ कार्य है। अगर कोई महिला, कोई स्त्री युद्ध करती है, लड़ती है, तो वह मर्दानी है, अर्थात वह मर्दाना गुणों की अभिव्यक्ति कर रही है। स्त्री लड़ नहीं सकती,
लड़ने का कार्य समाज ने पुरुषों पर मढ़ रखा है। युद्ध करना पुरुष सुलभ गुण है, नारी सुलभ गुण नहीं। तो विद्यार्थियों, यह चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जेंडर जो है वह नर्चर की परिणति है। यह प्राकृतिक नहीं है। जन्म से समाज जिस प्रकार की शिक्षा तरबियत पुरुषों तथा महिलाओं को देता है, उसके फलस्वरूप कुछ ऐसे कार्य समाज में होते हैं जिन पर नारी सुलभ कार्य होने का ठप्पा लग जाता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पुरुष सुलभ कहे जाते हैं। जैसे कि अभी भी हमने बताया कि युद्ध करना पुरुष सुलभ कार्य है। अगर झांसी की रानी लड़ी तो वह मर्दानी कही गई, अर्थात उसने मर्दाना गुणों की अभिव्यक्ति की, क्योंकि लड़ना मर्दों का काम है। तो जेंडर जो है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ नर्चर, एंड दैट्स व्हाई द रेडिकल फ्रेंच फेमिनिस्ट Simone de Beauvoir has written very beautifully in her very famous book, The Second Sex, which was published in 1949, that women are made, they are not born. फ्रेंच रेडिकल फेमिनिस्ट नारीवादी चिंतक सिमोन द बुआ ने 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि औरतें बनाई जाती हैं, गढ़ी जाती हैं, वे पैदा नहीं होती। सिमोन द बुआ यही कहना चाहती हैं कि जो नर्चर है, पालन पोषण है, तरबियत है, तालीम है किसी समाज में, सांस्कृतिक समूह में, वह ऐसी होती है जो कि समाज की विभिन्न भूमिकाओं को, कार्यों को नारी सुलभ और पुरुष सुलभ ठहराती है, और कुछ कार्यों पर पुरुष सुलभ होने का ठप्पा समाज लगा देता है तथा कुछ कार्यों पर नारी सुलभ होने का ठप्पा लगा देता है। दिस इज द जेंडराइजेशन, यही जेंडरीकरण है। क्योंकि जन्मतः नारी और पुरुष दोनों ही सब प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए सुयोग्य होते हैं और पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। अब जो भाषा के जेंडरीकरण की और भाषा में जेंडर बायस होने की बात छूट गई, उस पर अंत में गौर कर लेते हैं। Our language is genderized, भाषा का जेंडरीकरण है। उदाहरणार्थ, लड़के को बेटा कहेंगे तो लड़की को बेटी कहेंगे, लड़के को बड़ा कहते हैं, बेटी को बड़ी कहते हैं, लड़के को छोटा कहते हैं, बेटी को छोटी कहते हैं। This is the genderization of the language, and all the languages of the world are more or less genderized. We can take the example of English. अंग्रेजी में 4 वुमन का शब्द है। 4 वुमन इज द लेडी विच does the lowly works of cleaning the floors and cleaning the house, cleaning utensils and washing linen. But there is no word as 4 man. 4 man नामक कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी भाषा में, 4 वुमन है। Similarly, there is a word chairman, but there is no such word as chairwoman. It appears as it was never expected that a woman someday could become the chairperson of an organization or an institution. ऐसा लगता है जैसे कि कभी यह आशा ही नहीं की गई, यह सोचा ही नहीं गया कि कभी कोई महिला भी
किसी संस्था या संगठन की अध्यक्ष हो सकती है. So that's why in language there is chairman, but there is no such word as chairwoman. This is the gender bias in language. So students and viewers, this has been a lecture on sex gender dichotomy. यह एक नारीवादी मुद्दे सेक्स जेंडर विभेद पर एक व्याख्यान है और आप इसे सुनकर लाभान्वित हों. So thank you so much for watching this video. Wish you all the best.